2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। माननीय हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपये आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपये के दोगुने से अधिक। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 18-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित है। इनमें से अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16,000 से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फ़ोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर का हो चुका है। फसल सघनता, जो 2016-17 में 162.7% थी, वर्ष 2024-25 में 193.7% हो चुकी है। वर्ष 2016-17 की 5878 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 माह दिसंबर 2025 तक 55.16% बढ़ोतरी करते हुए 9120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई है। हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मान्यवर, हमारा ये मानना है कि आज के युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक हो गया है। इस हेतु उत्तर प्रदेश में नई और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना तथा टेक युवा समर्थ युवा योजना लाई जा रही है। सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ साथ त्वरित व भविष्योन्मुखी विकास हेतु आधुनिक तकनीक तथा एआई के सदुपयोग व प्रदेश में उसके विकास के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है। मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है।
डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा। कृषि वितरण और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जन विश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि कार्रवाइयों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। मान्यवर, जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिए युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार परक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है। पढ़ाई के साथ साथ युवाओं के कौशल संवर्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मान्यवर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ एवं हस्तनापुर के विकास की योजना बजट में रखी गई है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के हॉस्टल, 10,000 टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ अन्य प्रदेशों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा डायबिटीज तथा प्रस्तुत करना चाहूंगा। किसान, हमारी सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। ये भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से भी 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2,512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 15,01,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-2026 में दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपए 600 करोड़ रुपए के सापेक्ष दिनांक 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़
रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026 में माह दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। महिला वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन करते हुए लगभग 107 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कंपनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण और विपणन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कंपनियों का गठन प्रस्तावित है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्त रूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। युवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवानियुक्त कराया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रोजगार पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। पुलिस विभाग में चयनित किए गए 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। श्रमिक कल्याण अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर
1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मान्यवर, हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका यह संकल्प है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण दृढ़ी जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। कानून व्यवस्था जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। वर्ष 2016 के मुकाबले डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में क्रमशः 89%, 85%, 47%, 70% और 62% की कमी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वर्ष 2016 के मुकाबले हत्या, दहेज, मृत्यु, बलात्कार और शील भंग के मामलों में क्रमशः 48%, 19%, 67% और 34% की कमी आई है। स्पीकर के चैम्बर में प्रदर्शन पर सरकार ने बड़ा दावा किया है। सरकार का बड़ा दावा यह कि स्पीकर के साथ गाली गलौज की गई है। किरेन रिजिजू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। हंगामे के दौरान वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा है कि 20 से 25 सांसद स्पीकर के चैम्बर में गए थे। हंगामा कर रहे सांसदों को सीनियर लीडर्स ने नहीं रोका और देश की सुरक्षा के मामले में बचकानी हरकतों से बचे विपक्ष। किरेन रिजिजू ने कहा, सुरक्षा बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। किसी की भी गरिमा को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं है। 25 कांग्रेस के एमपीस जब घुसे तो मैं भी वहां गया और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। ये कोई तरीका होता है क्या? उसमें
जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहाँ पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। हमारा एमपी अगर कोई खराब बर्ताव करेंगे तो हमारे नेता रुकाएंगे ना, मना करेंगे कि ऐसा मत बोलो। उनके तो नेता ही बोल रहे हैं कि झगड़ा करो। तो सर, ऐसा होता है क्या? राहुल गांधी माफी मांगे इस बात को लेकर अभी भी आप लोग राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूँ। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाकी जो समझदार है कांग्रेस में, अगर एक दो सीनियर समझदार लोग हैं तो वो समझाए कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं चल सकता है और देश का सुरक्षा के बारे में आप इस तरह से यहाँ बच्चे वाला हरकतें ना करें। और हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ा देश है, हमारा सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है, इसको आप पॉलिटिकल हथियार बना करके किसी गरिमा को गिराना ठीक नहीं है। तो वही देखिए, स्पीकर के चैम्बर में हंगामे पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। हंगामा करने वाले सांसदों पर कार्रवाई की जा सकती है, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि स्पीकर कार्यालय कार्रवाई पर विचार कर रहा है और किरेन रिजिजू ये कहते हुए नजर आए थे कि चैम्बर में जाकर यहां पर जो हंगामा है वो किया गया और सख्त कदम भी उठाए जा सकते थे। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि जो चैम्बर में सांसदों ने हंगामा किया है उन पर कार्रवाई की जा सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, कार्रवाई हो सकती है उन सांसदों पर जिनके ऊपर हंगामा करने का आरोप लगाया जा रहा है चैम्बर के अंदर जाकर, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल जी, देखिए वो जो जब स्पीकर ऑफिस में जब ये तमाम सांसद पहुंचे थे, इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस के सांसद थे, तो वहां पर आरोप ये लगा था कि उन्होंने बदसलूकी की है स्पीकर के साथ में, और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो खैर उस पर जो हम चर्चा जो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो जो स्पीकर ऑफिस के भीतर का था और सांसद वहां पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जो किरेन रिजिजू का ये कहना था कि स्पीकर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस वक्त के लिए हमको एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि स्पीकर ऑफिस में अब वो तमाम सीसीटीवी और उसके अलावा जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर उसके वायरल किए गए थे उनकी पड़ताल की जा रही है, और जो सांसद वहां पर उस घटना में शामिल थे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है नियमों के हिसाब से, उस पर विचार चल रहा है। क्योंकि ये अभद्रता जो सरकार का कहना है, ये जो अभद्रता की गई है ये स्पीकर के साथ में की गई है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल उन सांसदों का जो स्पीकर के चैम्बर में गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार चल रहा है। विचार भी चल रहा है और आप जैसे जानकारी दे रहे हैं कि जो तफ्तीश है वो भी की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। देखना होगा कि क्या ये पूरा मामला मोड़ लेता है आगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए। मुर्शिदाबाद में मस्जिद निर्माण पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। मस्जिद के निर्माण स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और थोड़ी देर बाद मस्जिद निर्माण का जो कार्य है वो शुरू भी हो जाएगा। जानकारी मिल रही है कि निर्माण स्थल पर उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर मौजूद है। हुमायूं कबीर के नेतृत्व में मस्जिद का निर्माण कार्य हो रहा है और कुछ ही देर बाद ये जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो जाएगा। 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद की नींव रखी गई थी और उसके बाद से लगातार जो सियासी प्रतिक्रियाएं वो सामने आ रही हैं। इसके पहले जब हुमायूं कबीर ने बयान दिया था बाबरी मस्जिद को लेकर, उसके बाद से पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है। हालांकि टीएमसी ने कार्रवाई करते हुए हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और इसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और वो अपने इस बयान पर तब से लेकर अभी तक अडिग हैं और इसी वजह से उन्होंने पहले 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद की नींव रखी और अब जो मस्जिद है उसका जो निर्माण कार्य है वो भी शुरू होने वाला है कुछ ही देर पर। बताया जा रहा है कि मस्जिद के निर्माण स्थल पर ही सुरक्षा व्यवस्था सख्त है और वहीं पर मौजूद है हुमायूं कबीर। बहुत खुश है, अल्लाह को लाखों लाखों शुक्रिया कर रहा है जो अल्लाह मेरा साथ दिया, इतना आदमी इतना आबादी मेरा साथ दिया, इसको शुक्रिया करते हैं। जो मेरा आदमी मेरा साथ देगा तो कोई हिम्मत नहीं होगा। ये जो विरोध करने दीजिए, इंशाअल्लाह ये काम पूरा करेगी। 2 साल से पूरा बाबरी मस्जिद यहाँ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। कारण यही है कि हिंदू लोगों को शुभेंदु अधिकारी हिंदू कर रहा है, सनातनी कर रहा है, वो मंदिर बना रहा है, वो दीघा से मंदिर बना रहा है, राजारहाट से दुर्गायन बना रहा है, बनाएगी, वो सब हक है। और मस्जिद बनाएगी कोई मुसलमान, इनको विरोध करेगी, इनको उखाड़ फैलेगी, इनको सत्ता से उखाड़ फैलेगी नहीं।
दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी जैसी मस्जिद के निर्माण को लेकर बीते 3 महीने से सियासत चल रही है और अब मस्जिद निर्माण को लेकर भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पूर्व टीएमसी नेता और जनता यूनियन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मस्जिद की आधारशिला रखी थी और अब नींव रखे जाने के 67वें दिन से निर्माण कार्य शुरू होने वाला, यानी कि आज से। और फिलहाल मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में निर्माण स्थल पर हलचल बढ़ गई है, तो वहीं बाबरी पर सियासी बवंडर भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कयामत के दिन वाला चैलेंज किया है, तो वहीं हुमायूं कबीर ने रोक लेने की धमकी दी है और इस पर बंगाल समेत देश भर का सियासी पारा चरम पर है। अब देखिए, कुछ ही देर बाद निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा और अभी मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में क्या स्थितियां हैं, क्या माहौल है, आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता पार्थ प्रतिम की ये रिपोर्ट। औपचारिक रूप से आज से ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के बेलडांगा में शुरू होने जा रही है बाबरी निर्माण का काम। हुमायूं कबीर दोपहर 12:10 पर खुद के हाथ से बाबरी का निर्माण का काम शुरू करेगा। अभी इसी जो जगह है, इसी जगह में बाबरी मस्जिद निर्माण होगा। 10 बजे के बाद यहाँ पर शुरू होगा कुरान का प्रोग्राम। उसके बाद 12:10 के अंदर हुमायूं कबीर ने यहाँ जो दावा किया है, यहाँ पर ही बाबरी निर्माण का काम खुद के हाथ से शुरू करेगा। औपचारिक तौर से आज से ही काम शुरू होने जा रही है और 3 साल के अंदर हुमायूं ने दावा किया है कि बाबरी निर्माण का काम यहाँ पर हो जाएगा और बाबरी के साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटल, होटल भी बनेगा। अभी बहुत सारा दूर से देख सकते हैं लोग अभी मौजूद हो चुका है सुबह से ही इसी बेलडांगा के बाबरी मस्जिद जहां पर निर्माण का काम शुरू होगा वहां देखने के लिए। आज 10 बजे के बाद प्रोग्राम शुरू होगा और 12:10 पर शुरू होगा बाबरी मस्जिद निर्माण के काम औपचारिक रूप से इसी बेलडांगा के जमीन पर। पवी सामंत के साथ पार्थ प्रतिम घोष, एबीपी न्यूज, मुर्शिदाबाद। और वहीं अब देखिए, बाबरी को लेकर आर पार की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कल जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कयामत के दिन वाली बात कही, तो वहीं बदले में हुमायूं कबीर ने भी रोक लेने की धमकी देकर पलटवार किया। लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। भारत का जो संविधान है, उस संविधान पे मेरा हक है मस्जिद बनाने का। किसी को मंदिर बनाना, किसी को गिरजा बनाना, किसी को चर्च बनाना, वो अपना अपना धर्म का लोगों को हक है। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यह अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, यह यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। तो वहीं देखिए, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि हुमायूं को ममता का समर्थन मिला हुआ है और इस देश में बाबरी का स्थान नहीं है। शर्मा सर, हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे थे, आज से उसकी जो है शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष में बाबरी सोच का कोई स्थान नहीं है। मस्जिद एक पवित्र स्थान होता है, उसको कहीं भी कोई बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम की मस्जिद का औचित्य भारतवर्ष में नहीं है। वो लुटेरा था, चोर था, उचक्का था और इस भारत का दुश्मन था। और अगर तृणमूल कांग्रेस का विधायक इस प्रकार की हरकत करता है तो ममता जी को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने उसको निकाल दिया था, लेकिन निकालने से क्या मकसद होता है? आपके पास कानून तो है ना, आपके पास अधिकार तो है ना कि ऐसा आदमी कर रहा है उसको आप गिरफ्तार करो, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आपका पीछे से समर्थन है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो भी हुमायूं कबीर कर रहे हैं उसको जो ममता बनर्जी समर्थन कर रही है। निश्चित रूप में ममता जी की चाल है, ध्रुवीकरण वो चुनाव के पहले चाहती हैं और मैं समझता हूँ ये अच्छी हरकत है, उसके लिए सीधे ममता जी जिम्मेदार है।
और वहीं समाजवादी पार्टी भी इस मसले पर हमलावर है। रामगोपाल यादव ने बाबरी के मुद्दे को गैर जरूरी बताया है, सुनिए। सर, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बाबरी मस्जिद जो है वो कभी भी नहीं बनेगी, बाबरी नहीं बनेगी, रिबट चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कह रहे थे कि ऐसा है कि वो ईश्वर के यहाँ से, अच्छा वो इशू जब खत्म हो चुका है तो पागल है कोई आदमी जो इस तरह की बात कहता है। तो देखिए, बाबरी को लेकर बंगाल का सियासी पारा तो हाई है और बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। बीजेपी और टीएमसी हुमायूं कबीर को एक दूसरे का एजेंट करार दे रही है। ये जो हुमायूं कबीर है ना, अभी इलेक्शन के पहले भाजपा यहाँ पर थोड़ा ये जो है ये पॉलिटिक्स में वो थोड़ा 2-3 बी टीम, सी टीम, डी टीम खड़ा कर देने का कोशिश कर रहा है। इसका ये सब पुतला है, इसका ओरिजिनल जो कंट्रोल है ये सब कंट्रोल दिल्ली से होता है। वो तो 2019 में भाजपा का कैंडिडेट था। कौन भाजपा? जो भाजपा बोला था एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। उस टाइम में, उस दिन ये हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद के लिए रेस्पेक्ट, रिगार्ड्स कहां थे? टीएमसी का ही एजेंट है, टीएमसी का विधायक है, टीएमसी ने जानबूझकर उसको बाहर निकाला है, लेकिन एजेंडा टीएमसी का है। और ये हुमायूं कबीर को मस्जिद बनानी है, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बन सकती। मस्जिद बनानी है तो खलीफा के नाम पे बनाओ, बहुत बड़े बड़े आलिम हैं उनके नाम पे बनाओ, हिंदुस्तान में कई मुस्लिम सदर रहे हैं उनके नाम पे बनाओ, भारत रत्न के नाम पे बनाओ, और कुछ ना हो तो हुमायूं कबीर अपने नाम पे बना ले, कबीर के नाम पे, नहीं तो अपने अब्बा के नाम पे बना ले। लेकिन बाबर से उसका क्या रिश्ता, उसके नाम पर क्यों बना रहा है मस्जिद?